Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ, तो हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही थी और जैसा कि आपको पता है हमने इससे पहले वाली क्लास में राज्यपाल को पढ़ा और राज्यपाल के साथ साथ राज्यपाल की शक्तियाँ देखी। आज की क्लास में हम राज्यपाल के बाद अगला टॉपिक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में। तो संविधान का अनुच्छेद 163 आर्टिकल 163 के अनुसार राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। देखो, संविधान का अनुच्छेद 163 है, वह कहता है कि राज्यपाल जो है राज्य में क्या होगा कि राज्य की जो शासन व्यवस्था है उसका सबसे प्रमुख अगर देखा जाए तो वह कौन होता है? राज्यपाल होता है। क्लियर? तो उस राज्यपाल की कार्यों में सहायता के लिए और राज्यपाल के कार्यों में सलाह के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी, अर्थात मंत्रियों का एक समूह होगा जिसे क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद कहते हैं। और उस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया माना जाता है वह कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता और उन्हें सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। क्लियर? बात करते हैं अनुच्छेद 164 की। और अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। देखो, विधानसभा में क्या होगा कि बहुत सारे अलग अलग दल आते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी आती है, बहुत सारी पार्टी आती है, जैसे आम आदमी पार्टी है ना, कांग्रेस है, बीजेपी है। तो ऐसे जिस दल के पास ज़्यादा बहुमत होगा, ज़्यादा सदस्य जिस दल के होंगे, है ना, जिस पार्टी के ज़्यादा सदस्य होंगे उस पार्टी की क्या होगा? बहुमत अधिक होगा। तो जिस पार्टी का बहुमत अधिक होगा उस दल के नेता को, उस पार्टी के नेता को, उस पार्टी का जो लीडर होगा उसको विधानसभा में क्या बनाया जाता है? मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। और मुख्यमंत्री की यह नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह बात कहती है अनुच्छेद 164। और अनुच्छेद 164 के अंदर ही कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के पश्चात राज्यपाल जो है वह मुख्यमंत्री से क्या लेगा? सलाह लेगा। मुख्यमंत्री को सबसे पहले नियुक्त करेगा, उसके पश्चात मुख्यमंत्री से सलाह लेगा और मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदस्यों में से, राज्य का जो विधानमंडल है अर्थात विधानसभा और विधान परिषद, उसके सदस्यों में से कुछ सदस्यों को मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के रूप में नियुक्त करता है। देखो, राज्यपाल क्या करेगा? सबसे पहले मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा। और मुख्यमंत्री कौन होता है? तो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के पश्चात राज्यपाल जो विधानमंडल होता है किसी राज्य का, जैसे कि राज्य का विधानमंडल कौन होगा? कि विधानसभा और विधान परिषद होगी, है ना। तो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों में से कुछ सदस्यों को राज्यपाल क्या करता है? मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में नियुक्त करता है। क्या बनाता है? उन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त कर देता है। और यह नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर की जाती है। किसकी सलाह के आधार पर? मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर। क्लियर? तो ये बात कही गई संविधान के अनुच्छेद 164। बात करते हैं कार्यकाल की। तो मुख्यमंत्री एवं मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्री जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, लेकिन संविधान के अनुसार इनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। कितना होता है? 5 वर्ष के लिए। एवं विधानसभा में बहुमत प्राप्त होने तक ये पद पर रहते हैं। देखो, सामान्यतः जो इनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होगा। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है वह तब तक उस अपने पद पर रहेंगे जब तक उनको क्या प्राप्त है? बहुमत प्राप्त है। और जैसे ही वो अपना बहुमत खो देते हैं विधानसभा में, तत्पश्चात उनको पद से क्या करना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। क्लियर? तो हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल देखा। बात करते हैं आगे। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात जो मंत्रिपरिषद होगी वह व्यक्तिगत रूप से क्या होगी? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी, राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होगी। और बात करें आगे कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्रिपरिषद होगी अर्थात जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मंत्री बनाए हुए हैं, वो सभी सामूहिक रूप से अर्थात एक ग्रुप में अगर देखा जाए तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब राज्यपाल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी का मतलब क्या होता है? तो देखें कि विधानसभा में अर्थात राज्य का जो विधानमंडल है उस विधानमंडल में जैसे कि यदि किसी एक मंत्री के खिलाफ, देखो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व समझा रहा हूं, बात को ध्यान से सुने कि विधानमंडल में यदि किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, क्या हो जाए? अविश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव किसको कहते हैं? अर्थात उसको पद से हटाने का प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अर्थात जो पूरी मंत्रिपरिषद है उस पूरी मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यह कहलाता है सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। आगे बात करेंगे हम मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की शपथ के बारे में।
कि मंत्रिपरिषद के मंत्री और मुख्यमंत्री को जो शपथ है वह राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। अब देखते हैं योग्यताएं कि मुख्यमंत्री और मंत्री के लिए क्या क्या योग्यता होना आवश्यक है। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के मंत्रियों के लिए आवश्यक है कि वह किसी राज्य के विधानमंडल के क्या हो? सदस्य हो। देखो, जिस राज्य में मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं और जिस राज्य के वो मंत्री हैं, उनके लिए आवश्यक होगा कि वह उस राज्य के विधानमंडल के क्या होने चाहिए? सदस्य होने आवश्यक है। अर्थात वह विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होना आवश्यक है। और यदि सदस्य नहीं है तो उन्हें 6 महीने के भीतर क्या करनी पड़ती है? उसकी सदस्यता धारण करनी पड़ती है, सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक होती है। बात करते हैं आगे इनके त्यागपत्र की कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं। किसे सौंपते हैं? मुख्यमंत्री और अपना त्यागपत्र उस राज्य के राज्यपाल को देते हैं। आगे बात करेंगे मुख्यमंत्री के कार्यों के बारे में कि मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य उल्लेखित हैं। तो मुख्यमंत्री के कार्यों का जो उल्लेख है वह संविधान के अनुच्छेद 167 में किया गया है। मुख्यमंत्री के कार्यों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 167 में किया गया है और उसमें कहा गया है कि शासन संबंधी समस्त जो सूचनाएं होगी, अर्थात उस राज्य का जो शासन है उस शासन के संबंध में कोई भी अगर सूचना है तो उस सूचना को राज्यपाल को देने का कार्य किसका है? मुख्यमंत्री का। किसका कार्य होगा? मुख्यमंत्री का। अगला कार्य देखें कि किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को, यदि कोई मंत्री कोई निर्णय लेता है तो उस निर्णय को उस मंत्री परिषद के सभी मंत्रियों के समक्ष रखने का कार्य भी किसका होता है? मुख्यमंत्री का होता है। अर्थात किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है, कोई प्रस्ताव समझा है, कोई डिसीजन लिया है तो उस डिसीजन को सभी मंत्रियों के सामने रखने का कार्य किसका होगा? उस राज्य के मुख्यमंत्री का होगा। अगला कार्य है मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करना। देखो, राज्यपाल ने क्या कर दिया कि राज्यपाल ने मंत्रियों को नियुक्त तो कर दिया। अब क्या होगा कि अगर सामान्य से देखा जाए तो प्रत्येक राज्य में बहुत सारे विभाग होते हैं, जैसे कृषि विभाग है, शिक्षा विभाग है, जलदाय विभाग है, ऐसे बहुत सारे विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग का एक मंत्री होता है। प्रत्येक विभाग का क्या होता है? एक या एक से अधिक भी मंत्री हो सकता है। ठीक, तो उन मंत्रियों को जो विभागों का बंटवारा है वह विभागों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री द्वारा। अगला कार्य है मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना। अर्थात ये जो मंत्री बनाए हैं उन सभी मंत्रियों की अगर कोई बैठक होती है तो उस बैठक की अध्यक्षता भी कौन करता है? मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री के कार्य देखे। बात करते हैं आगे मुख्यमंत्री के कार्यों के बाद मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में कि मंत्रिपरिषद में मंत्री किस प्रकार बनाए जाते हैं, मंत्रियों की संख्या कितनी होती है। तो देखें कि 91 जो संविधान संशोधन हुआ था 91 वाला, वो जो हुआ था 2003 में हुआ। 91 नंबर का था, 91 नंबर वाला संविधान संशोधन 2003 में हुआ और उसके द्वारा तय किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अर्थात जो मंत्रिपरिषद हम बना रहे हैं उसमें कितने मंत्री होंगे, उसकी सदस्य संख्या तय की गई, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होता है। और ये सदस्य संख्या है कि निम्न सदन की कुल सदस्य संख्या का 15% होता है। कितना होता है? जो निम्न सदन होगा अर्थात राज्य में क्या विधानसभा, उसकी कुल सदस्य संख्या का 15%। अब बात को समझे। सबसे पहले देखें कि माना एक राज्य का विधानमंडल है और विधानमंडल में क्या क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद के दोनों के जो सदस्य होते हैं, अर्थात जो व्यक्ति विधानसभा के सदस्य हैं और कुछ व्यक्ति विधान परिषद के सदस्य हैं, इन दोनों सदनों के सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है। पहली बात तो कि दोनों सदनों के सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है। अब माना दोनों सदनों के सदस्य कुछ है, उनकी संख्या कुछ, उनका योग कुछ और आ रहा है, कुछ भी आ रहा है XYZ, ठीक है। तो अब कितने व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाएगा उसमें से? तो जो उस राज्य का विधानसभा है, उस राज्य की जो विधानसभा है, विधानसभा के कुल कितने सदस्य होंगे? उस राज्य की विधानसभा के कुल जो सदस्य है उन कुल सदस्यों का 15% होगा। कितना? 15%। जो 15% सदस्य आएंगे उन 15% सदस्यों को क्या बनाया जाता है? मंत्री बनाया जाता है। क्लियर? तो इस बात का जो उल्लेख है वो संविधान के 91 जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में उसके द्वारा निर्धारित किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखें कि एक जो है कि मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो निम्न सदन की कुल संख्या का 15% होती है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होता है। अब देखो, ये तो हमने देखा नॉर्मल बात। अब कुछ हमने इसके साथ साथ देखा था कि कुछ राज्य ऐसे भी होते हैं जहां की विधानसभा सीटें बहुत कम है, क्योंकि वहां की जनसंख्या कम है। जैसे हमने सिक्किम का उदाहरण लिया था, जब हमने स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास ली तब हमने देखा था कि सिक्किम है ना, गोवा है, ऐसे कुछ राज्य होते हैं जहां पर जनसंख्या कम है, तो वहां की विधानसभा सीटें भी है जो कम होती है। तो ऐसे राज्य जहां विधानसभा सीटें 60 से कम हो, कितनी कम हो? 60 से कम हो, तो वहां मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 11+1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 11+1, अर्थात 11 तो मंत्री होंगे और एक क्या होगा? उस राज्य का मुख्यमंत्री होगा। क्या होगा? 11+1, 11 तो मंत्री होंगे और एक उस राज्य का क्या होगा? मंत्री होगा। इस प्रकार हमने मंत्रिपरिषद की संरचना देखी। अब मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं, है ना, उनकी कुल संख्या हमने देख ली कि जैसे राजस्थान की अगर बात करें
कि राजस्थान की विधानसभा में कुल सदस्य कितने हैं? तो राजस्थान की विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं, है ना। 200 विधायक बैठते हैं विधानसभा में, तो उस 200 का 15% कितना होगा? 30। अर्थात उस 200 सदस्यों में से, 200 विधायकों में से 30 जो विधायक होंगे उनको क्या बनाया जाता है? मंत्री बनाए जाते हैं। कितने विधायकों को? 30 विधायकों, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी स्वयं क्या है? एक विधायक होती है। क्लियर। अब मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की जो श्रेणियां होती है, अर्थात ये जो मंत्री बनाए जाते हैं, ये मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, इसको हम कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, जिनको इंग्लिश में स्टेट मिनिस्टर कहा जाता है। और तीसरे मंत्री होते हैं उप मंत्री, जिसको डिप्टी मिनिस्टर्स कहा जाता है। अब बात करेंगे कैबिनेट मंत्री क्या है, राज्य मंत्री क्या है और उप मंत्री क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कैबिनेट मंत्री। यह अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। देखो, जैसे जो विभाग होगा, मैंने बताया आपको, जैसे कृषि विभाग है, जलदाय विभाग है, शिक्षा विभाग है, ऐसे जो अलग अलग विभाग होते हैं, उन विभागों का जो सबसे प्रमुख होता है, सबसे जो लीडर होता है, सबसे मेन जो मंत्री होता है, उस मंत्री को कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैबिनेट मंत्री। इन्हें सामूहिक रूप से, अब देखो बहुत सारे कैबिनेट मंत्री होंगे, प्रत्येक विभाग का अलग अलग मंत्री होगा, तो जो प्रत्येक विभाग के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है, ये जो कैबिनेट मंत्री है, इनको सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल कहा जाता है। कैबिनेट जो मंत्री होंगे, इनको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल कहते हैं। और यह केंद्र सरकार की प्रमुख समन्वय इकाई होती है, अर्थात ये केंद्र सरकार को चलाने वाली सबसे बड़ी और सबसे मेन इकाई, जो मेन यूनिट है, वह यही होती है। अब मंत्रिमंडल जो शब्द है, देखो हम मंत्री परिषद पढ़ रहे थे इतनी देर, लेकिन कैबिनेट मंत्रियों के समूह को क्या कहा गया? मंत्रिमंडल कहा गया। तो ये मंत्रिमंडल शब्द जो पहले नहीं था, इस मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया है इस शब्द को? 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया। किस शब्द को? मंत्रिमंडल को। अब ये जो मंत्रिमंडल होते हैं, इनकी जो बैठक होगी, इनकी बैठकों की अध्यक्षता राज्य में कौन करेगा? मुख्यमंत्री करता है। तथा इनकी बैठकों में जो कार्यवाही होती है, जो बैठक में जो एक्शन लिए जाते हैं, उन सबको कैसा रखा जाता है? गुप्त रखा जाता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्रत्येक विभाग का जो प्रमुख होता है, वो कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों के समूह को क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल कहते हैं। क्लियर। और इनकी जो बैठक होगी, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। आगे बात करते हैं कैबिनेट मंत्रियों के बाद राज्य मंत्री के बारे में। राज्य मंत्री क्या होते हैं? देखो, जो व्यक्ति कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं, ऐसे मंत्री जो कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं, उन्हें हम राज्य मंत्री कह सकते हैं। या कभी कभी इन्हें स्वतंत्र रूप से विभाग भी दिया जाता है, कभी कभी इन्हें स्वतंत्र विभाग भी दिया जा सकता है, तो वह सभी क्या कहलाएंगे? राज्य मंत्री कहलाएंगे। और यह मंत्रिमंडल की बैठक में तभी भाग ले सकते हैं जब इन्हें आमंत्रित किया जाता है। अर्थात जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उस बैठक में कैबिनेट मंत्री ही भाग लेते हैं, लेकिन राज्य मंत्री तभी ही भाग ले सकते हैं जब इन्हें आमंत्रित किया जाए। तो इस प्रकार हमने राज्य मंत्री देखा। अब बात करेंगे उप मंत्री की, जिन्हें हम डिप्टी मिनिस्टर कहते हैं। उप मंत्री वे मंत्री होते हैं जो राज्य मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। सबसे ऊपर तो कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री के अधीन कौन होंगे? राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री के अधीन कार्य करने वाले मंत्री क्या कहलाते हैं? उप मंत्री कहलाते हैं। क्लियर। और यह किसी भी परिस्थिति में कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं ले सकते, अर्थात जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसमें ये भाग नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री और उसके मंत्रिमंडल जो है उसके बारे में हमने पूरा देखा। अब एक बात रह गई है कि एक्चुअली क्या होता है कि विधानसभा अगर भंग होती है तो क्या मंत्रिपरिषद भी भंग होगी? अर्थात जब विधानसभा को हम समाप्त कर देते हैं, है ना, तो क्या उस समय मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिपरिषद जो है, क्या वह भी भंग होती है? तो ऐसा नहीं होता। विधानसभा भंग होने पर मंत्रिपरिषद भंग नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब तक कि नवीन मंत्रिपरिषद का गठन ना हो जाए, जब तक नवीन मंत्रिपरिषद नहीं बन जाती, तब तक जो पुरानी मंत्रिपरिषद है उसका भंग नहीं किया जा सकता। उसका कारण यह है कि हमारे संविधान में कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। क्लियर। अब देखो, अगर मंत्रिपरिषद ही नहीं होगी तो राज्यपाल की सहायता और सलाह कौन करेगा? इसलिए जब तक नवीन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हो जाता, पुरानी मंत्रिपरिषद को समाप्त नहीं किया जाता। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के बारे में देखा कि किस प्रकार मंत्रिमंडल बनाया जाता है, मंत्रिपरिषद बनाया जाता है, मंत्रिमंडल के मंत्री है वो कितने प्रकार के होते हैं, इनकी कार्यवाही किस प्रकार होती है, इनकी अध्यक्षता कौन करता है। तो हमने आज मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पूरा पढ़ लिया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।